उस धुंध भरी सुबह में रामपुर गांव जैसे सांस लेना भूल गया हो। खेत के किनारे बसे एक फूस के कच्चे घर से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने उस गहरे सन्नाटे को चीर दिया। एक ऐसी दहाड़ जैसे किसी का गला जल गया हो। जब दरवाजा धकेला गया तो एक सीलन भरी सड़ी हुई बदबू चेहरे से टकराई। गीली चटाई, फफूंदी लगी दीवारें और कुछ ऐसा ठंडा जो रूह तक कांप जाए। बांस की चारपाई पर एक आदमी अकड़ा पड़ा था। उसकी त्वचा चाक जैसी सफेद थी, होंठ नीले पड़ गए थे। उसके टखने पर दो छोटे काले छेद मांस में धंसे हुए थे, जिसके चारों ओर बैंगनी रंग की सूजन फैली हुई थी। चारपाई के नीचे एक मरे हुए करैत सांप का शरीर पड़ा था। उसका सिर कुचला हुआ था, मानो कोई आखिरी लड़ाई हुई हो जिसे बताने का मौका ही न मिला हो। उसकी पत्नी दहाड़े मारकर रो रही थी, जमीन पीट रही थी, अपने शौहर का नाम पुकार रही थी जो अब कभी जवाब नहीं देगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सूखे के इस मौसम के बारे में फुसफुसा रहे थे। झाड़ियों से उतरते सांपों के बारे में बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इन आंसुओं के पीछे एक ऐसा राज टपक रहा था जो जहर से भी ज्यादा कड़वा था। उस रात किसी ने मौत के लिए दरवाजा खोला था और सारी दुआओं को बाहर ही बंद कर दिया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब मिलकर कुछ वक्त निकालते हैं दुआ पढ़ने के लिए और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। उम्मीद है कि दरूद पढ़ने से हमारे दिलों को सुकून मिलेगा और हमारी जिंदगी बरकतों से भर जाएगी। जब सूरज अभी बिशनपुर की पहाड़ियों के पीछे से पूरी तरह निकला भी नहीं था, आरिफ हुसैन की मौत की खबर सूखी घास में आग की तरह फैल गई। लोग झुंड के झुंड आने लगे। कुछ अब भी लुंगी पहने हुए थे, कुछ अपने साथ लालटेन और टॉर्च लिए हुए थे। उस बांस के घर के सामने सलमा बेगम जोर जोर से सिसक रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसके उलझे हुए बाल आंसुओं से भीगे चेहरे पर चिपके हुए थे। सांप, साहब, सांप ने काटा है, वह हांफते हुए बोली, अपने शौहर के अकड़े हुए पैर की तरफ इशारा करते हुए। हाजी इस्माइल, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी लुंगी कमर पर बंधी थी, जनाजे के पास उकड़ू बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ आरिफ की नाक के पास रखा। सांस का कोई निशान नहीं था। इन्ना लिल्लाही, ये तो ठंडा पड़ गया है, वे बुदबुदाए। फिर उन्होंने कुछ लोगों को बिशनपुर थाने जाकर पुलिस को बुलाने के लिए कहा। घर पल भर में भर गया। मौलवी करीम साहब आए और घबराए हुए लोगों को शांत करने लगे। सब्र करो, अब पुलिस को ही देखने दो। अगर ये वाकई सांप का काटना है तो ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन नरगिस बानो, आरिफ की बड़ी बहन, कुछ घंटों बाद पहुंची। उसका चेहरा सफेद था, आंखें रास्ते भर रोने की वजह से लाल थी। जब उसने अपने भाई का जिस्म देखा तो वह चीख मारकर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने आरिफ के सख्त चेहरे को छुआ। तू ऐसे नहीं जा सकता, आरिफ, तू नहीं जा सकता। उसने अपनी भाभी सलमा की ओर देखा जो कमरे के एक कोने में बैठी थी, जोर जोर से रो रही थी। लेकिन न जाने क्यों नरगिस की नजरों को कुछ अजीब लगा। रोना तो जोर जोर से था, लेकिन उस औरत की आंखें सूखी थी। एक आंसू नहीं गिरा था। और जब भी ज्यादा लोग तसल्ली देने आते, उसका रोना और तेज हो जाता, मानो उसे दर्शकों की जरूरत हो। बाहर इकबाल मलिक, पड़ोस का एक जानामाना अमीर आदमी, सबसे पहले पहुंचने वालों में से था। वह आंगन में झाड़ू लगाने में व्यस्त था, मातम करने वालों के लिए पानी का इंतजाम कर रहा था
ऐसे हुक्म दे रहा था जैसे ये उसी का घर हो। नरगिस उसे घूरती रही। शक का एक कांटा उसके सीने में चुभने लगा। इकबाल तुम्हारे क्या लगते हैं सलमा? उसने धीरे से पूछा। सलमा ने सिर झुका लिया, धीरे से जवाब दिया, पड़ोसी हैं, आपा। लेकिन नरगिस की आंखों ने यकीन नहीं किया। उसने ध्यान दिया कि जब भी सलमा लगभग बेहोश होने वाली होती तो गांव की औरतें नहीं बल्कि इकबाल मलिक दौड़कर उसे थाम लेता था। उन दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी थी जो ठीक नहीं लग रही थी। शाम को आरिफ के जिस्म को नहलाया गया और कफन पहनाया गया। जब कफन लपेटा जा रहा था, नरगिस कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज थी, उसका दिल चीख रहा था कि कुछ गलत है। आरिफ सांप के काटने से नहीं मरा। वह बहुत सावधान रहता था। उसे खेतों और झाड़ियों की रगरग का पता था। और उसके पैर पर जो जख्म थे वे इतने साफ सुथरे थे कि उन्हें महज एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता था। उस रात जब मातम करने वाले चले गए, नरगिस अपने भाई के ताबूत के पास बैठ गई। उसकी गोद में उसका 5 साल का बेटा फरहान चुपचाप छत को घूर रहा था। न रो रहा था, न कुछ बोल रहा था। बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें खालीपन में ताक रही थी। फरहान, तुमने कल रात क्या देखा था? नरगिस ने नरमी से फुसफुसाया। बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी ने अब्बू के लिए संतरे का जूस बनाया था। अम्मी ने कहा कि इससे अब्बू को अच्छी नींद आएगी। नरगिस ने अपनी सांस रोक ली। फिर उसके बाद अब्बू सो गए। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। इकबाल अंकल आए थे। उनके हाथ में एक बैग था। इकबाल अंकल ने बैग से सांप निकाला। एक करैत सांप। अम्मी ने कहा, डरो मत। लेकिन मैं डर गया। मैं कंबल के नीचे छिप गया। इन शब्दों ने नरगिस के दिल को झकझोर दिया। दुनिया जैसे रुक सी गई हो। वह जानती थी कि उसने जो अभी सुना है वह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक छोटे से गवाह का मासूम इकरारनामा था जो किसी बहुत गहरे अंधेरे की तरफ इशारा कर रहा था। उसने अपने घुटनों को जोर से पकड़ लिया। बाहर मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज गूंज रही थी। घर के अंदर हवा भारी महसूस हो रही थी। कफन की खुशबू पसीने और डर में मिली हुई थी। नरगिस ने सफेद कफन में लिपटे अपने भाई के ताबूत को देखा। वह लगभग एक वादे की तरह फुसफुसाई, मैं तुझे एक सांप का शिकार बनकर दफन नहीं होने दूंगी, आरिफ। मैं सब कुछ सामने लाऊंगी। बाहर शाम की हवा चली, घर के पीछे लगे केले के पत्तों को हिला रही थी। एक छिपकली दीवार पर दौड़ी और अंधेरे के उस पार 2 साए, सलमा और इकबाल, कुछ दूर खड़े थे, फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी भरी थी। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन रामपुर की वो रात तो बस शुरू हुई थी। अगली सुबह रामपुर गांव की हवा भारी थी। पीले पड़ते धान के खेतों पर हल्का कोहरा छाया हुआ था और मस्जिद से आती अजान की आवाज चाश्त की नमाज का वक्त बता रही थी। आरिफ हुसैन के कच्चे घर पर जनाजे को दफनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पड़ोसी फूल और गुलाब जल लेकर आ रहे थे, जबकि कुछ लुंगी पहने मर्द जनाजे को उठाने वाली रस्सियां पकड़े तैयार खड़े थे। सामने आंगन में सलमा बेगम एक बार फिर अपना किरदार निभा रही थी। वह दहाड़े मार रही थी, अपने शौहर का नाम पुकार रही थी। लोग उसे शांत करने के लिए जमा हो गए। कुछ लोग उसकी हालत देखकर आंसू बहा रहे थे। हाजी इस्माइल ने धीरे से सिर हिलाया, इशारा किया कि जनाजे को जल्दी उठाया जाए। लेकिन कमरे के कोने में
नरगिस चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें तेज थी, पलकें नहीं झपक रही थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वह अपने भाई के ताबूत को देख रही थी। उसके दिमाग में फरहान के शब्द बार बार गूंज रहे थे। इकबाल अंकल बैग से सांप लाए थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर यह जनाजा आज दफन हो गया तो सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जैसे ही 4 आदमियों ने जनाजे को उठाना शुरू किया, नरगिस अचानक आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ फैला दिए। उसकी आवाज फटी हुई लेकिन दृढ़ थी। रुकिए, इन्हें मत ले जाइए। उस आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। सब रुक गए और उसे घूरने लगे। सलमा चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, इससे पहले कि उसके आंसू फिर से बहने लगते। आपा, प्लीज, मेरे शौहर को दफनाने दीजिए। खानदान की इज्जत का मजाक मत बनाइए, वह सिसकी। लेकिन नरगिस टस से मस नहीं हुई। ये सांप के काटने से नहीं मरा है, सलमा। मैं जानती हूं। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। हाजी इस्माइल आगे बढ़े। नरगिस बेटी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हम सबने अपनी आंखों से ज़ख्म देखे हैं। चारपाई के नीचे सांप भी मिला था। और क्या चाहिए? नरगिस ने अपनी भाभी की तरफ देखा। अगर ऐसा ही था तो उस रात तुमने संतरे का जूस क्यों बनाया? और क्यों फरहान कह रहा है कि इकबाल मलिक बैग लेकर आया था? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सलमा की तरफ घूम गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें बेचैनी से घूम रही थी। फरहान, वो तो बच्चा है। वो क्या जानता है? वह हकलाते हुए बोली। नरगिस ने उसे देर तक घूरा। क्योंकि वह बच्चा है, इसीलिए वह झूठ नहीं बोल सकता। तनाव बढ़ गया। इकबाल मलिक, जो तब से पीछे खड़ा था, तुरंत आगे आया, बीच बचाव करने का नाटक करते हुए। बस कीजिए, नरगिस जी। आप बहुत थक गई हैं। हम सब दुखी हैं। मातम के वक्त तमाशा मत बनाइए। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी कनपटियों पर पसीना आ गया था। नरगिस मुड़ी और सीधा उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। तुम आए थे उस रात, इकबाल। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? मातम करने वालों के बीच हैरानी भरी आवाजें गूंजने लगी। इससे पहले कि हंगामा बढ़ता, मौलवी करीम साहब बीच में आए। सब लोग शांत हो जाइए। अगर कोई शक है तो पुलिस को जांच करने दीजिए। नरगिस ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन यकीन से भरी थी। जी, मौलवी साहब। मैं चाहती हूं कि मेरे भाई के जिस्म को जांच होने से पहले दफन न किया जाए। मुझे यकीन है कि यह कोई हादसा नहीं है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कुछ शक कर रहे थे, कुछ की दिलचस्पी बढ़ गई थी। लेकिन हाजी इस्माइल अब भी मना करने की कोशिश कर रहे थे। नरगिस बेटी, गांव वाले गलत समझेंगे। बिना सबूत के इल्जाम लगाना खतरनाक हो सकता है। नरगिस ने सीधा उनकी आंखों में देखा। अगर मैं चुप रही तो खतरे में सच्चाई पड़ जाएगी। मुझे इज्जत की परवाह नहीं है। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे भाई को किसने मारा। मारा, यह शब्द हवा में गूंज गया, जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंका हो। सारी फुसफुसाहटें बंद हो गईं। सिर्फ मुर्गियों और हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी। कुछ मिनटों बाद बिशनपुर थाने से 2 पुलिस अधिकारी आए। उनके पीछे बरेली पुलिस के लोगों वाली एक सफेद जीप आई। एक मजबूत कदकाठी का आदमी नीचे उतरा।
जिसने काली लेदर जैकेट और टैक्टिकल पैंट पहन रखी थी। इंस्पेक्टर आदिल रिजवी, एक ऐसा अफसर जो सख्त लेकिन शांत रहने के लिए जाना जाता था। उसने भीड़ को देखा और फिर नरगिस बानो को। आप ही ने रिपोर्ट की है? जी साहब, मुझे यकीन है कि मेरा भाई सांप के काटने से नहीं मरा। इंस्पेक्टर आदिल ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, हम दफनाने की रस्म को फिलहाल रोक रहे हैं। हम जनाजे को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बरेली ले जाएंगे। सलमा चीख पड़ी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो अब आराम कर रहे हैं। उन्हें परेशान मत कीजिए। लेकिन 2 महिला कांस्टेबलों ने तुरंत उसे शांत कराया। तभी इंस्पेक्टर आदिल ने हुक्म दिया, जगह को सील करो। पीड़ित के कमरे में कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। मैं खुद घटनास्थल देखना चाहता हूं। वह उस कच्चे घर में दाखिल हुआ। उसके कदम धीमे लेकिन पक्के थे। सीलन की बदबू ने उसका स्वागत किया। कोने में बांस की चारपाई अब भी अस्तव्यस्त थी। चटाई गीली थी और चारपाई के नीचे मरे हुए सांप के पास अब भी सूखे खून के निशान थे। इंस्पेक्टर आदिल झुका, एक छोटी टॉर्च जलाई और लाश के पैर पर जख्म की जांच की। ये काटने के निशान बहुत साफ हैं, वह बुदबुदाया। और बचाव के कोई निशान नहीं है। वह खड़ा हुआ और कमरे में मौजूद गवाहों को देखा। वारदात की रात इस घर में कौन-कौन था? सलमा ने तेजी से जवाब दिया, सिर्फ मैं और मेरा बेटा। नरगिस ने बीच में टोका, और उसके बेटे ने कुछ बहुत जरूरी देखा है। आदिल ने फरहान की तरफ देखा, जो नरगिस की साड़ी के पीछे छिपा हुआ था। तुम्हारा नाम फरहान है? उसने नरमी से पूछा। बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। तुमने उस रात कुछ देखा था? फरहान ने अपनी माँ की तरफ झांका, फिर पुलिसवाले की तरफ। उसके होंठ कांप गए। इकबाल अंकल सांप लाए थे, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। माहौल अचानक जम गया। सबकी आंखें इकबाल मलिक पर टिक गईं। वह आदमी सख्त खड़ा था, उसके हाथ मुट्ठी में बंधे थे। इंस्पेक्टर आदिल ने अपनी छोटी सी डायरी में तेजी से नोट किया और फिर पीछे खड़े 2 अफसरों को देखा। बच्चे का बयान नोट करो। हम इस पर आगे बढ़ेंगे। सलमा चीखी, वो बच्चा है। वो बस वहम देख रहा है। आदिल ने उसे ठंडी नजरों से देखा। क्योंकि वह बच्चा है, इसीलिए उसका बयान सच्चा है। बच्चे बड़ों के गुनाहों को छिपाने के लिए झूठ बोलना नहीं जानते। संक्षिप्त आदेश जारी किए गए। आरिफ के जनाजे को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल को सील कर दिया गया। गांव वाले हैरान परेशान देखते रहे कि कैसे पुलिस की जीप धीरे धीरे उस ताबूत को ले जा रही थी जिसे वे आंगन में दफनाने वाले थे। नरगिस सख्त खड़ी रही। आंसू बिना आवाज के बह रहे थे। वह जानती थी कि यह रास्ता अभी शुरू हुआ है। सड़क के उस पार सलमा ने कांपते हाथों से इकबाल को पकड़ रखा था। उसकी फुसफुसाहट एक सांप की फुफकार की तरह सुनाई दे रही थी, जो वक्त का इंतजार कर रहा हो। हमें कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खुल जाएगा। इकबाल ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा जल रहा था। चुप हो जाओ। मेरे पास एक तरीका है। सूरज पश्चिम में ढलने लगा और उन दोनों के साए जमीन पर लंबे खिंच गए। 2 साए जो जल्द ही खुद को एक अंधहीन खाई में धकेलने वाले थे। उस शाम बरेली का आसमान स्लेटी हो गया। जिला अस्पताल बरेली के पोस्टमार्टम रूम में आरिफ हुसैन का जिस्म एक ठंडी स्टील की मेज पर पड़ा था। ऊपर सफेद तेज रोशनी जल रही थी, जो धातु की सतह पर चमक रही थी।
मेज के किनारे डॉ जीनत परवीन खड़ी थी, एक तजुर्बेकार फॉरेंसिक डॉक्टर, जिन्हें इंस्पेक्टर आदिल रिजवी ने खास तौर पर बुलाया था। कमरे में सब खामोश थे। सिर्फ एयर कंडीशनर और डायरी पर चलते पेन की आवाज आ रही थी। इंस्पेक्टर आदिल मेज के एक सिरे पर खड़े थे, लाश को सख्त जबड़ों के साथ घूर रहे थे। उनके पीछे नरगिस कमरे के बाहर इंतजार कर रही थी, दोनों हाथों से अपने भाई की छोटी सी तस्बीह को कसकर पकड़े हुए थी। ठीक है, शुरू करते हैं, डॉ जीनत ने गहरी सांस लेते हुए कहा और दस्ताने पहने। चीरफाड़ करने वाला चाकू त्वचा से टकराया। आवाज तेज लेकिन शांत थी। हर कट को बगल में खड़ा असिस्टेंट नोट कर रहा था। पहला कदम, बाहरी जांच। दाहिने टखने पर सांप के काटने के निशान को मैग्नीफाइंग ग्लास से जांचा गया। 2 छोटे छेद। दांतों के बीच की दूरी लगभग 1.5 सेंटीमीटर। पहली नजर में यह एक वाइपर या भारतीय करैत के काटने जैसा लग रहा था। लेकिन डॉ जीनत ने माथे पर बल डाला। बचाव की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई खरोंच नहीं, मांसपेशियों के चौंकने का कोई निशान नहीं। वह बुदबुदाई। उन्होंने इंस्पेक्टर आदिल की तरफ देखा। आमतौर पर जब यह सांप काटता है तो इंसान चीखता है, तड़पता है, लेकिन यह बहुत शांत है, जैसे सो रहा हो। इंस्पेक्टर आदिल ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी यही शक था। जांच अंदरूनी हिस्सों तक पहुंची। अंगों को एक-एक करके जांचा गया। जिगर, फेफड़े, पेट। जब पेट, मैदा खोला गया तो एक हल्की रासायनिक गंध आई। यह गंध आम नहीं है, डॉ जीनत ने कहा। संतरे के जूस के अवशेष हैं, लेकिन साथ ही किसी नींद की दवा, सेडेटिव, की गंध भी है। उन्होंने पेट के तरल पदार्थ और खून का सैंपल लिया, उन्हें टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान, लेबल वाली छोटी शीशियों में डाला। इसे फॉरेंसिक लैब भेजो। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। इंस्पेक्टर आदिल ने डॉक्टर को गंभीरता से देखा। डॉक्टर, आपकी राय में क्या संभावना है? मेरी गट फीलिंग कहती है कि सांप के काटने के वक्त वह पहले से ही बेहोश था। ज्यादा संभावना है कि उसे कोई तेज नींद की दवा दी गई थी, लेकिन हम लैब से पक्की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। 2 दिन बाद बरेली पुलिस हेडक्वार्टर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में सुबह की शुरुआत इंस्पेक्टर आदिल की मेज पर बजते फोन की घंटी से हुई। उन्होंने अभी कॉफी का घूंट ही लिया था कि दूसरी तरफ से आई आवाज ने उन्हें सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। इंस्पेक्टर आदिल, मैं डॉ जीनत बोल रही हूं। लैब रिपोर्ट आ गई है। कैसी है? खून और पेट में ज़ोलपिडेम की बहुत ज्यादा मात्रा मिली है। इतनी मात्रा किसी को भी कुछ ही मिनटों में कोमा में भेजने के लिए काफी है। ज़ोलपिडेम, आदिल की भवें तन गई। हाँ, नींद की एक बहुत तेज दवा जो सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर मिलती है। इसकी खुराक इलाज की सीमा से कहीं ज्यादा थी और डॉक्टर की आवाज धीमी हो गई। उसके पेट में संतरे के जूस के अवशेष भी थे, तो साफ है कि यह दवा उसे पीने की चीज में घोल कर दी गई थी। आदिल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। संतरे का जूस, सलमा और फरहान की गवाही। शुक्रिया, डॉक्टर। इस रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया है। उन्होंने फोन रखा और दीवार पर लगे एविडेंस बोर्ड को घूरने लगे। सांप के काटने के स्थम की तस्वीर बीच में लगी थी। उसके बगल में सलमा और इकबाल की तस्वीरें थीं। आरिफ को सांप ने नहीं मारा, वह धीरे से बुदबुदाया। इंसान ने मारा है। उस शाम
आदिल ने अपनी पूरी टीम को मीटिंग रूम में बुलाया। मेज पर 3 चीजें थीं: पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीड़ित के किचन से मिली संतरे के जूस की खाली बोतल और घटनास्थल की तस्वीरें। आज से यह केस आधिकारिक तौर पर सोचा समझा प्रीमेडिटेटेड मर्डर माना जाएगा। टीम के सदस्य गंभीरता से सुन रहे थे। आदिल ने जारी रखा, पहला कदम, पीड़ित के घर की दोबारा तलाशी लो। इस दवा ज़ोलपिडेम का स्रोत ढूंढो। यह दवा खुलेआम नहीं बिकती, इसलिए इसे जरूर किसी खास तरीके से खरीदा गया होगा। दूसरा कदम, सलमा और इकबाल की हर हरकत पर नजर रखो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास लैब रिपोर्ट है। शाम ढलते ही टीम वापस आरिफ के घर पहुंची। घर पर अब पुलिस की पीली पट्टी लगी थी। किचन में एक सिपाही, जावेद, को अलमारी के ऊपर एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला। वह खाली था, लेकिन उसके तले पर दवा के रैपर के छोटे टुकड़े चिपके थे। उसने वह डिब्बा आदिल को दिया। टॉर्च की रोशनी में धुंधले अक्षर दिखाई दिए। ज़ोलपिडेम 10 मिग्रा, गंभीर अनिद्रा के लिए। आदिल ने सिर हिलाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह काफी है। कुछ ही देर बाद एक औरत हाफती हुई आई। यास्मीन, शहर के मेडिकल स्टोर में असिस्टेंट। मैंने सुना पुलिस नींद की दवा की खरीद के बारे में पूछ रही है, उसने कहा। आदिल ने उसे देखा। हाँ, क्या किसी ने हाल ही में यह दवा खरीदी थी? यास्मीन ने तेजी से सिर हिलाया। जी, साहब। एक जवान औरत थी, नकाब पहना हुआ था। कह रही थी कि उसकी माँ को नींद नहीं आती। उसने नकद पैसे दिए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वह बार बार पूछ रही थी कि क्या यह दवा गहरी नींद सुला देती है। और मैंने देखा कि उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी थी। आदिल ने सलमा की तस्वीर दिखाई। क्या यह वही औरत थी? यास्मीन ने देर तक तस्वीर को देखा, फिर यकीन के साथ सिर हिलाया। जी हाँ, साहब। यही थी वो। सब कुछ साफ हो रहा था। आदिल ने अपनी डायरी बंद की और शाम के अंधेरे आसमान को देखा। कल हम सलमा बेगम को स्पष्टीकरण के लिए बुलाएंगे। जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी का वारंट जारी करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि एक बीवी ने अपने शौहर के पीने की चीज में नींद की इतनी तेज दवा क्यों मिलाई। वह अपनी जीप की तरफ मुड़ा, लेकिन पीड़ित के घर के सामने उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। वहां नरगिस बानो खड़ी थी, उस खाली जमीन को घूर रही थी जहां उस दिन आरिफ को दफन किया जाना था। आपने सही कहा था, आपा, आदिल ने धीरे से कहा। अगर आपने उस दिन जनाजा न रोका होता तो यह सब कुछ आपके भाई के जिस्म के साथ ही दफन हो जाता। नरगिस ने सिर्फ सिर झुका लिया। उसकी आवाज रूखी थी। मुझे बस सच चाहिए था, साहब। आरिफ सांप के काटने से नहीं मरा। और अब मुझे पता है कि असली सांप कौन है। आदिल ने उसे कुछ देर देखा। जी, आपा। सांप झाड़ियों में नहीं था, बल्कि घर के अंदर ही था। रामपुर का आसमान सुर्ख लाल हो गया था। सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। और कुछ दूर इकबाल मलिक के पक्के घर में एक छोटा काला सांप लोहे के पिंजरे से बाहर रेंग रहा था। उसकी ज़बान हवा में लपलपा रही थी, मानो उस गुनाह की गंध सूंघ रहा हो जो अभी तक सूखी नहीं थी। बरेली पुलिस स्टेशन में सुबह तनाव भरी थी। पूछताछ कक्ष, इंटरोगेशन रूम में 2 धातु की कुर्सियां आमने सामने रखी थी। सफेद नियॉन लाइट ठंडी चमक बिखेर रही थी। एक कुर्सी पर सलमा बेगम बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ। बाल बेतरतीबी से बंधे थे।
उसके सामने इंस्पेक्टर आदिल रिजवी ने एक फाइल खोली जिसमें लैब रिपोर्ट, जख्मों की तस्वीरें और नींद की गोलियों के सबूत थे। उसने सपाट आवाज में शुरू किया, बिना दबाव के, लेकिन चाकू की धार की तरह तेज। सलमा जी, हमें फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट मिल गई है। आपके शौहर के जिस्म में ज़ोल्पिडेम की बहुत ज्यादा मात्रा मिली है। नींद की एक बहुत तेज दवा। आप जानती हैं इसका क्या मतलब है? सलमा ने थूक निगला। उसकी आवाज कांप गई। मैं कुछ नहीं जानती, साहब। मैं तो बस एक घरेलू औरत हूँ। मेरे शौहर, वो खुद ही दवाइयाँ लेते रहते थे। आदिल ने फाइल घुमाकर एक तस्वीर उसकी तरफ की। यह उस दवा का रैपर है जो आपके किचन में मिला। इस पर दवा का जो नाम है वही आपके शौहर के जिस्म में मिला है। मेडिकल स्टोर वाली ने आपको पहचान लिया है। आपने यह दवा 3 हफ्ते पहले खरीदी थी। सलमा उस तस्वीर को देर तक घूरती रही। उसका चेहरा और पीला पड़ गया। मैं तो बस अपनी सास की मदद करना चाहती थी। उन्हें नींद नहीं आती। आदिल ने तेजी से टोका। आपकी सास की सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्हें कभी नींद न आने की शिकायत नहीं रही, तो यह बहाना नहीं चलेगा। उसने सलमा को घूरते हुए मेज पर आगे की ओर झुका। क्या आपने उस रात यह दवा संतरे के जूस में मिलाई थी? सलमा अपने होंठ काटने लगी। उसके हाथ गोद में मुट्ठी की शक्ल में बंध गए। आंसू टपकने लगे, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस थोड़ी सी। उन्होंने खुद ही पीने को मांगा था। आदिल ने मेज पर पेन पटका। थोड़ी सी नहीं, सलमा जी, 5 गोलियां। इतनी खुराक एक जवान आदमी को 10 मिनट में बेहोश करने के लिए काफी है। और फिर कोई सांप लेकर आया। कौन था वो? सलमा चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की चरमराती आवाज आ रही थी। आदिल उसे बिना पलक झपकाए घूरता रहा। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांपने लगे। वो इकबाल। सब उसी की वजह से वह चीख पड़ी। उसी ने सब प्लान किया था। मैं तो डर गई थी, साहब। उसने मुझे मजबूर किया। आदिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस धीरे से फाइल बंद की और खड़ा हो गया। ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। अब उसकी बारी है। बगल के कमरे में इकबाल मलिक हथकड़ियों में बैठा था। उसका चेहरा अभी भी शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कनपटियों पर पसीना उसकी घबराहट बयां कर रहा था। उसके सामने हवलदार जावेद और इंस्पेक्टर आदिल ने बारी-बारी से फाइलें खोलीं। आदिल ने मरे हुए सांप की तस्वीर और इकबाल के घर के बगीचे में मिले लोहे के पिंजरे की तस्वीर मेज पर रखी। तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है कि तुम्हारे घर में 10 से ज्यादा जहरीले सांप क्यों हैं? जिसमें ठीक उसी नस्ल का सांप भी है जो पीड़ित की चारपाई के नीचे मिला था। इकबाल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज रूखी थी। मुझे रेंगने वाले जानवर, रेप्टाइल्स, पसंद है, साहब। पर्सनल कलेक्शन है। मेरे पास सारे परमिट हैं। आदिल ने धीरे से सिर न में हिलाया। इस इलाके में इस नस्ल के सांप पालने का कोई परमिट नहीं है। और एक बात और, घटनास्थल पर जो सांप मिला, उसके सिर पर मिला डीएनए तुम्हारे पिंजरे के एक सांप से मैच कर गया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इकबाल चुप हो गया। उसके दांत हल्के से किटकिटा रहे थे। आदिल ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम उस रात आरिफ के घर गए थे? नहीं, नहीं साहब। मैं घर पर ही था। पक्का?
आदिल ने एक और तस्वीर रखी। पीड़ित के घर के पीछे जमीन पर जूते के निशान और उसके बगल में इकबाल के जूते। सोल का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा था। साइज 42। इकबाल ने होंठ चबाए। उसकी सांसें भारी होने लगी। मैं बस वहां से गुजर रहा था। मैंने आवाज सुनी। मैंने देखा कि उसके घर की लाइट जल रही है। आदिल आगे झुका। उसकी आवाज और धीमी लेकिन दबाने वाली थी। अब और झूठ मत बोलो, इकबाल। सलमा सब बता चुकी है। उसने कहा कि तुम सांप लाए थे, तुमने उसे दवा मिलाने पर मजबूर किया, सब कुछ तुमने ही किया। एक पल के लिए इकबाल का चेहरा सख्त हो गया, फिर गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारा। हथकड़ियों की झनकार हुई। झूठ। वही थी। उसी ने मुझसे कहा था। वो कह रही थी कि वो अपने शौहर से तंग आ चुकी है। मैं उससे प्यार करता था। आदिल सीधा खड़ा हो गया, उसे बिना किसी भाव के घूरता रहा। प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो जब तुम एक औरत को उसके शौहर का कत्ल करने में मदद करते हो? इकबाल ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने वादा किया था कि सब खत्म होने के बाद वो मेरे साथ चली जाएगी। लेकिन अब वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। आदिल ने वॉइस रिकॉर्डर चालू किया। दोबारा बोलो, इकबाल। यह आइडिया पहले किसका था? उसका, साहब। सलमा का। उसने कहा था कि अगर आरिफ सांप के काटने से मरा तो किसी को शक नहीं होगा। उसे बस एक सांप चाहिए था। मैं इतना बेवकूफ था कि ना नहीं कह सका। आदिल ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। 11:30 बजे थे। उसने रिकॉर्डर बंद किया और बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर चला गया। बाहर गलियारे में नरगिस इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। आदिल को बाहर आते देख वह तेजी से खड़ी हुई। क्या हुआ, साहब? आदिल ने गहरी सांस ली। वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, यह हादसा नहीं था। यह सोचा समझा कत्ल था। तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ, आज रात ही। हमें बस एक आखिरी सबूत चाहिए जो उन दोनों को कानूनी तौर पर एक साथ बांध सके। नरगिस ने उसे सवालों भरी नजरों से देखा। कैसा सबूत? आदिल ने धीरे से जवाब दिया। हमें यह जानना होगा कि उन्होंने यह सब प्लान कब और कैसे किया। मुझे यकीन है कि सारे निशान उनके फोन में अब भी मौजूद हैं। उसने छत की तरफ देखा, जैसे कुछ तौल रहा हो, फिर कहा, अगर उन्होंने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है तो शायद मैसेज डिलीट कर दिए होंगे। लेकिन मैं डिजिटल फॉरेंसिक टीम को बुलाऊंगा। हर मैसेज, हर तस्वीर, वो रस्सी बन सकती है जो उन्हें फांसी तक ले जाएगी। नरगिस ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में एक तेज चमक थी। कीजिए, साहब। आरिफ को इंसाफ मिलना चाहिए। आदिल ने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर धीरे से कहा, भरोसा रखिए, आपा। सांप हमने ढूंढ लिया है। अब वक्त है उसके जहरीले दांत तोड़ने का। इमारत के बाहर बरेली का आसमान घने बादलों से ढका था। हवा अपने साथ बारिश की गंध ला रही थी, जबकि नीचे हवालात में दो रूहें जो कभी एक साजिश का हिस्सा थीं, अब सलाखों के पीछे से एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। वे दोनों जानते थे कि खेल अब खत्म होने लगा है। बरेली में रात धीरे धीरे उतर रही थी। पुलिस के डिजिटल फॉरेंसिक लैब रूम में
मॉनिटर की रोशनी ही उजाले का एकमात्र स्रोत थी। स्क्रीन के सामने 2 टेक्नीशियन जब्त किए गए 2 फोन से डेटा रिकवर करने में व्यस्त थे। एक सलमा बेगम का, दूसरा इकबाल मलिक का। इंस्पेक्टर आदिल रिजवी उनके पीछे खड़े थे। उनकी नजरें मॉनिटर पर टिकी थी। उनके सारे व्हाट्सएप मैसेज पूरी तरह डिलीट कर दिए गए हैं, साहब, एक टेक्नीशियन ने कहा। लेकिन हम उन्हें इंटरनल स्टोरेज सिस्टम से वापस ला सकते हैं। प्रक्रिया धीमी चल रही थी। स्क्रीन कोड और तारीखों से भर रही थी। हर एक लाइन उन बातों का हिस्सा थी जिन्हें वे सोचते थे कि वे मिटा चुके हैं। 2 घंटे बाद एक फाइल, जिस पर टाइम स्टैम्प लगा था, सामने आई। तारीख 12 जून। आरिफ की मौत से एक रात पहले। ये रहा, साहब। उन 2 नंबरों के बीच आखिरी मैसेज, टेक्नीशियन ने कहा। आदिल ने झुककर पढ़ा। पहला मैसेज इकबाल की तरफ से था, आज रात सही वक्त है। पक्का कर लेना कि वो गहरी नींद में हो। सलमा का जवाब, मैंने जूस में 5 गोलियां मिला दी हैं। उसे नींद आने लगी है। अगला मैसेज, बस 10 मिनट रुको, मैं सांप लेकर आ रहा हूं। घबराना मत। आदिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। खिमा। बस। यह उन दोनों को फंसाने के लिए काफी है। कुछ ही देर बाद पूरी रिकवरी का प्रिंट आउट निकाला गया। दर्जनों पन्ने उन 2 लोगों के बीच हुई बातों से भरे थे, जो कभी एक दूसरे को जान कहते थे। अब की साजिश का सबूत बन चुके थे। वारदात से 3 हफ्ते पहले से ही वे आरिफ के बिना एक नई जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, पैसे और आजादी के बारे में। आदिल वह फाइल लेकर पूछताछ कक्ष में गया। सलमा वहां बैठी थी, सिर झुकाए। वह अब रो नहीं रही थी। आदिल ने फाइल मेज पर रखी और उसे घूरता रहा, बिना कुछ बोले। कुछ सेकंड बाद सलमा ने सिर उठाया। अब और क्या चाहिए आप लोगों को? आदिल ने पहला पन्ना खोला और धीरे धीरे पढ़ने लगा। एक एक शब्द। मैंने जूस में 5 गोलियां मिला दी हैं। उसे नींद आने लगी है। बस 10 मिनट रुको, मैं सांप लेकर आ रहा हूं। उसकी आवाज सपाट थी, ठंडी। सलमा सख्त हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये आपको कहां से मिला? तुम्हारे ही फोन से। वह खालीपन में घूरने लगी। उसका शरीर कांप गया, आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार कोई ड्रामा नहीं था, सिर्फ असली खौफ था। मैंने सिर्फ साथ दिया। मैं बेवकूफ थी, साहब। आदिल ने जवाब नहीं दिया। वह कमरे से बाहर निकला और दूसरी हवालात की तरफ गया, जहां इकबाल इंतजार कर रहा था। जब उन बातों की फाइल उसके सामने रखी गई, इकबाल ने बस कुछ लाइनें पढ़ी और अपना शरीर कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया। उसने वादा किया था कि वो नई जिंदगी शुरू करेगी। वह फुसफुसाया। उसी ने कहा था कि अगर आरिफ मर गया तो किसी को शक नहीं होगा। मैंने तो बस यकीन कर लिया। आदिल ने उसे घूर कर देखा। तुम दोनों ने मिलकर यह रास्ता चुना था। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। इकबाल ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। मुझे अफसोस है, साहब, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन जांच के नतीजों की खबर पूरे रामपुर गांव में फैल गई। जो लोग पहले आरिफ की मौत को महज एक हादसा मान रहे थे, वे अब चाय की दुकानों पर देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक बीवी और उसका पड़ोसी इतनी वहशी हरकत कर सकते हैं। नरगिस बानो उस सुबह थाने आई।
इंस्पेक्टर आदिल ने थके हुए लेकिन दृढ़ चेहरे के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट की एक कॉपी उसे दी। आपको यह जानना चाहिए, आपा। यह सब उनकी साजिश थी और आपकी हिम्मत की वजह से कि आपने जनाजा रोक दिया, हम इस सच्चाई तक पहुंच सके। नरगिस ने कांपते हाथों से वह कागज लिया। मैं बस चाहती थी कि आरिफ को सुकून मिले, उसने धीरे से कहा। आदिल ने सिर हिलाया। अब उसे सुकून मिल सकता है। सारे सबूत पूरे हो चुके हैं। कल हम फाइलें अदालत में पेश कर देंगे। जब वह थाने से बाहर निकली, नरगिस ने साफ होते आसमान को देखा। रात की बारिश ने गीली मिट्टी की खुशबू छोड़ दी थी। कुछ दूर बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। उनमें से एक आवाज फरहान की थी, जो अब उसी के साथ रह रहा था। छोटा बच्चा उसकी तरफ भागा और उसकी कमर से लिपट गया। फूफी, अब्बू अब जन्नत में खुश हैं, है ना? नरगिस ने अपने होंठ भींच लिए। आंसू गिर पड़े। हाँ, बेटा, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है। और दूसरी जगह, अंधेरी हवालात में, सलमा बेगम हाथों से चेहरा छिपाए झुकी बैठी थी। कोने में इकबाल मलिक चुपचाप फर्श को घूर रहा था। कोई शब्द नहीं थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था। बस एक खामोशी थी जिसने उन्हें जकड़ रखा था। वह खामोशी जो उस गुनाह से पैदा हुई थी, जिसे आखिरकार रोशनी मिल गई थी। उस रात इंस्पेक्टर आदिल रिजवी ने आरिफ हुसैन केस की आखिरी फाइल बंद की। उसने मेज पर पीड़ित के परिवार की तस्वीर देखी। आरिफ मुस्कुरा रहा था। सलमा उसके बगल में थी, फरहान उसकी गोद में था। तस्वीर सुकून भरी लग रही थी, मानो यह हादसा कभी हुआ ही न हो। लेकिन उस मुस्कान के पीछे आदिल जानता था कि इंसान सिर्फ दो चीजों की वजह से शैतान बन सकता है, प्यार और अपने ही बनाए गुनाहों से आजाद होने की ख्वाहिश। सच्चाई आखिरकार बाहर आ ही गई, जैसे सांप को बिल से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया हो। और इस बार छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उस सुबह बरेली के जिला एवं सत्र न्यायालय का आंगन खचाखच भरा हुआ था। रामपुर गांव के लोग सुबह सवेरे से ही आ गए थे। कुछ सीढ़ियों पर बैठे थे, कुछ इमारत के सामने लगे इमली के बड़े पेड़ के नीचे खड़े थे। वे उस कहानी का अंत देखना चाहते थे, जिसने महीनों तक पूरे इलाके में सनसनी मचा रखी थी। अदालत के कमरे में दो लोग एक छोटे कटघरे में खड़े थे। सलमा बेगम ने कैदियों वाली नारंगी साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पीला था, बाल बेतरतीबी से बंधे थे। उसके बगल में इकबाल मलिक सिर झुकाए खड़ा था, हाथ हथकड़ी में बंधे थे। उस मुस्कान का कोई नामोनिशान नहीं था, जो वह कभी चाय की दुकानों पर बिखेरा करता था। दर्शकों की सीट पर नरगिस शांति से बैठी थी। उसने फरहान का छोटा सा हाथ पकड़ा हुआ था। बच्चा सीधा सामने देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी थी, पर खाली थी। वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन वह जानता था कि जो लोग कटघरे में खड़े हैं, वे अब वह अम्मी और अंकल नहीं रहे, जिन्हें वह कभी जानता था। जज साहब कमरे में दाखिल हुए। सब खड़े हो गए। लकड़ी के हथौड़े की आवाज जोर से गूंजी। अभियुक्त सलमा बेगम और इकबाल मलिक बनाम सरकार तिलक के मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़ा हुआ। उसने सपाट आवाज में पूरी कहानी पढ़ी, लेकिन उसका हर जुमला सुनने वालों के लिए एक नया ज़ख्म जैसा था। उसने बताया कि कैसे सलमा ने बिना पर्ची के नींद की गोलियां खरीदी, कैसे इकबाल अपने घर के पिंजरे से सांप लाया, कैसे दोनों ने वारदात की रात मैसेज पर बात की। हर शब्द एक सबूत था,
हर खामोशी गुस्से को दबाए बैठे कमरे की भारी सांस थी। जब वकील ने उस मैसेज का हिस्सा पढ़ा, मैंने जूस में 5 गोलियां मिला दी हैं। उसे नींद आने लगी है। सलमा ने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। इकबाल ने अपना सिर और झुका लिया। जज साहब ने उन्हें देर तक घूरा। तुम लोगों को एहसास है? तुमने सिर्फ एक जान नहीं ली है, तुमने एक छोटे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी है। जज की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सलमा सिसकी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इकबाल ने आंखें मींच ली। उसकी सांसें भारी थी। वकील ने तब अपनी मांग पढ़ी। दोनों मुजरिमों के लिए सजाए मौत, फांसी की मांग करता हूं। यह भारतीय दंड संहिता के तहत सोची समझी साजिश के तहत किया गया क्ल है। उनका यह काम पूरे होशोवास में, पूरी प्लानिंग के साथ और बेहद वहशी तरीके से किया गया। कमरा सुन्न हो गया। कुछ लोग बेंचों पर सिर झुकाए बैठे थे, कुछ खालीपन में घूर रहे थे। जज ने दोनों मुजरिमों को आखिरी बार बोलने का मौका दिया। सलमा ने जज की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे अफसोस है साहब। मैं तंगहाली की जिंदगी से डर गई थी। मैं बेवकूफ थी। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उलझ गया। इकबाल धीरे से बोला, लगभग फुसफुसाते हुए। मैं भी गलत था साहब। मैंने सोचा था कि प्यार गुनाहों को छुपा सकता है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि बिना ज़मीर के प्यार सिर्फ जहर होता है। जज ने धीरे से सिर हिलाया और फिर भारी आवाज में फैसला पढ़ा। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद यह अदालत अभियुक्त सलमा बेगम और इकबाल मलिक को आरिफ हुसैन के सोचे समझे क्ल का दोषी पाती है। अदालत दोनों मुजरिमों को डोट, सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाती है। हथौड़ा 3 बार बजा। कमरा फुसफुसाहटों और लंबी आहों से हिल गया। सलमा जोर जोर से चीखने लगी। उसके घुटनों ने जवाब दे दिया। वह फर्श पर गिर पड़ी। इकबाल ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। पुलिस ने तुरंत दोनों को घसीटकर कमरे से बाहर निकाला। बाहर आसमान में बादल छाए थे। दूर बिजली कड़कने की आवाज आई। नरगिस ने फरहान को सीने से लगा लिया। बच्चे ने उस दरवाजे को देखा जो अभी अभी बंद हुआ था, फिर धीरे से पूछा, फूफी, क्या अम्मी घर आएंगी? नरगिस ने अपने होंठ भींच लिए। आंसू गिर पड़े। नहीं बेटा, अम्मी बहुत दूर चली गई है, लेकिन तुम्हारे अब्बू को अब सुकून मिल गया है। वे धीरे धीरे अदालत से बाहर निकले। बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे थे। कैमरे नरगिस के चेहरे पर थे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह बस उस आसमान को देखती रही जहां से बारिश शुरू हो गई थी। इंस्पेक्टर आदिल रिजवी अपनी जीप के पास खड़े थे। वह उनके पास आए। सब खत्म हो गया आपा। नरगिस ने सिर हिलाया। यह कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा साहब, लेकिन कम से कम सच्चाई अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। आदिल ने फरहान को देखा और धीरे से कहा, इस बच्चे को उम्मीद के साथ जीना है। इसके अतीत को इस पर बोझ मत बनने दीजिएगा। नरगिस ने अपने भतीजे के सिर पर हाथ फेरा। मैं इसका ख्याल रखूंगी। यह बिना झूठ के बड़ा होने का हकदार है। सलमा और इकबाल को ले जाने वाली पुलिस वैन धीरे धीरे दूर चली गई। बारिश में उसकी बत्तियां चमक रही थी। अदालत के आंगन में मौजूद सभी लोग उसे बिना कुछ बोले देखते रहे। और स्लेटी आसमान में बिजली फिर से कड़की।
जैसे उस कहानी का आखिरी पन्ना बंद हुआ हो, जो गुनाह, वासना और उस सच्चाई से पैदा हुई थी, जिसने आखिरकार घर लौटने का रास्ता खोज लिया था। इंस्पेक्टर आदिल बारिश में चुपचाप खड़े रहे, उस वैन को तब तक देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। उनकी आंखों में जीत नहीं थी, बल्कि यह एहसास था कि हर सच्चाई जो खोजी जाती है, उसकी हमेशा एक भारी कीमत होती है। शाम होते होते बारिश रुक गई। रामपुर गांव में फिर से शांति छा गई। बस छतों से टपकते पानी और अपने घोंसलों से बाहर निकलते परिंदों की आवाजें आ रही थी। खेत के किनारे उस लकड़ी के घर में नरगिस बरामदे में बैठी थी। उसकी गोद में फरहान सिर टिकाए सो रहा था। वह बच्चा अब ज्यादा शांत था। हालांकि कभी-कभी वह रात में जाग जाता था, बुरे सपनों के कारण डर से चीख उठता था। नरगिस ने दूर तक फैले धान के खेतों को देखा, जो अब पीले पड़ने लगे थे। इस सारे तूफान के बाद यह खामोशी उसे अजीब लग रही थी। वह अब भी अपने कानों में जज की आवाज, सलमा की चीखें और उस दिन को खत्म करती बारिश की आवाज सुन सकती थी। सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। घर के सामने छोटी सी सड़क पर एक मोटरसाइकिल रुकी। इंस्पेक्टर आदिल रिजवी नीचे उतरे, अब भी वही काली लेदर जैकेट पहने हुए। वह अपने साथ 2 प्लास्टिक बैग लाए थे, जिनमें फरहान के लिए कुछ किताबें और टॉफियां थी। सो रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। नरगिस हल्की सी मुस्कुराई। शुक्रिया, साहब। वह अब दोबारा बातें करने लगा है। कभी-कभी अब भी पुलिस की वर्दी देखकर डर जाता है। आदिल उसके पास बांस की कुर्सी पर बैठ गया। वाजिब है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो बच्चा मजबूत है। मुझे यकीन है कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा। वे देर तक चुप बैठे रहे। दूर शाम का सूरज बादलों के पीछे से झांका, गीले खेतों पर नारंगी रोशनी बिखेर रहा था। नरगिस ने धीरे से कहा, मैं पहले सोचती थी कि बुरे लोग हमेशा जालिम दिखते हैं। लेकिन सलमा, वो बहुत नरम दिल थी, तमीज़दार थी। सब उसे पसंद करते थे। पता ही नहीं चलता कि इंसान अपनी मुस्कान के पीछे कितना अंधेरा छुपा सकता है। आदिल ने सिर हिलाया। कभी-कभी जुर्म डरावने चेहरे के साथ नहीं आता, आपा। वह उस चेहरे के साथ आता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उसने एक छोटी सी फाइल खोली और एक भूरा लिफाफा उसे दिया। यह केस की आधिकारिक कॉपी है। मुझे लगा कि आपको यह रखना चाहिए। नरगिस ने लिफाफा लिया, उसे एक पल के लिए देखा, फिर कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे राहत महसूस करनी चाहिए या दुखी होना चाहिए, साहब। सब खत्म हो गया है, लेकिन मेरा दिल अब भी भारी है। आदिल ने उसे देखा, उसकी आवाज शांत थी। इंसाफ हमेशा सुकून नहीं लाता, आपा। लेकिन कम से कम सच्चाई कुब्र से बाहर आ गई है। घर के अंदर से फरहान जाग गया और धीरे से पुकारा, फूफी। नरगिस मुड़ी और खड़ी हो गई। वो अब भी अकेले सोने से डरता है। उसे अभी अपने पास ही रहने दीजिए, आदिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस बच्चे को दोबारा भरोसा करने में वक्त लगेगा। जाने से पहले आदिल ने घर के आंगन को एक बार फिर देखा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। यह केस अदालत में खत्म हो गया है, लेकिन परिवार के जख्म आसानी से नहीं भरते। नरगिस ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, लेकिन मैं जीती रहूंगी। फरहान के लिए, अपने भाई के लिए। जब आदिल की मोटरसाइकिल कीचड़ भरी सड़क पर धीरे धीरे दूर चली गई, नरगिस ने शाम के साफ होते आसमान को देखा। परिंदे अपने घोंसलों में लौट रहे थे।
उसके दिल में तकलीफ अब भी थी, लेकिन उस उदासी की परत के नीचे कुछ नया उग रहा था। हिम्मत। रात हुई। फरहान फिर से उसकी गोद में सो गया। उसकी सांसें शांत थी। नरगिस ने उस बच्चे के बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया, तुम्हारे अब्बू को सुकून मिल गया है बेटा। अब हमारी जिंदगी जीने की बारी है। खेतों से रात की ठंडी हवा आई, अपने साथ मिट्टी और गीले पत्तों की खुशबू लाई। महीनों बाद पहली बार नरगिस ने बिना किसी डर के अपनी आंखें बंद की। बाहर दुनिया घूमती रही, लेकिन उन दोनों के लिए वह रात एक नई शुरुआत थी। कई महीने बीत गए। बारिश का मौसम बदल गया था और रामपुर के खेत अब सूखी हवाओं से सूखने लगे थे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन नरगिस और फरहान के लिए हर दिन अब भी अतीत का साया साथ लाता था। हर सुबह फरहान दूसरे बच्चों से पहले जाग जाता। वह बरामदे में बैठकर उस कच्ची सड़क को देखता जो खेतों के बीच से गुजरती थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। नरगिस जानती थी कि वह अपने अब्बू का इंतजार कर रहा है, हालांकि वह अब उनके बारे में पूछता नहीं था। वह बस चुपचाप देखता और फिर अंदर आकर अपनी फूफी के साथ घर में झाड़ू लगाने में मदद करता। एक शाम जब वे धान सुखा रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी एक भूरा लिफाफा लेकर आया। उसने अपना परिचय बरेली में बाल संरक्षण संस्था के एक अधिकारी के रूप में दिया। हमने सुना है कि केस खत्म हो गया है। सरकार फरहान की पढ़ाई में मदद करना चाहती है, उसने तमीज से कहा। नरगिस ने नम आंखों से वह खत लिया। लिफाफे में एक छोटी सी स्कॉलरशिप का पत्र था और यह जानकारी थी कि फरहान को एक मनोवैज्ञानिक से नियमित काउंसलिंग मिलेगी। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। यह बच्चा एक अच्छे मुस्तकबिल का हकदार है। कुछ हफ्तों बाद इंस्पेक्टर आदिल फिर आए। इस बार बिना वर्दी के, बस एक सादी कमीज और एक साधारण मुस्कान के साथ। वह फरहान के लिए सांपों और जंगली जानवरों की तस्वीरों वाली एक किताब लाए थे, ताकि वह अब सांपों से डरे नहीं, उन्होंने किताब देते हुए कहा। फरहान ने झिझकते हुए उसे लिया, लेकिन जब आदिल फर्श पर बैठ गया और एक एक करके जानवरों की तस्वीरें समझाने लगा, तो बच्चा धीरे धीरे उसके पास आ गया। यह सांप खतरनाक है अगर इसे छुओ, लेकिन अगर हम इसे परेशान न करें तो यह भी हमला नहीं करता, आदिल ने नरमी से कहा। बुरे सांप नहीं होते, बुरे वो लोग होते हैं जो उन्हें किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फरहान ने सिर हिलाया, गंभीर आंखों से तस्वीर को घूरते हुए। मतलब सांप भी डरते हैं, अंकल? हाँ, आदिल ने जवाब दिया। हर मखलूक डरती है जब उसका गलत इस्तेमाल होता है। उस रात आदिल के जाने के बाद भी फरहान उस किताब को सीने से लगाए बांस के फर्श पर सो गया। नरगिस उसके पास बैठी उस बच्चे के चेहरे को देख रही थी। उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। कुछ ऐसा जो बहुत पहले खो गया था, अब वापस उगने लगा था। कुछ दिनों बाद नरगिस ने गांव के किनारे छोटी सी मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। यह काम उसने दुख के कारण छोड़ दिया था। वह हर शाम फरहान को अपने साथ ले जाती। वह बच्चा अब दोबारा घुलने मिलने लगा था, हालांकि कभी कभी तेज आवाज सुनकर वह अब भी चुप हो जाता था। एक रात जब मिट्टी के तेल का लैंप लगभग बुझने वाला था, नरगिस ने फरहान को एक फटे हुए कागज पर कुछ लिखते हुए देखा। उसने पूछा, क्या लिख रहे हो बेटा? फरहान थोड़ा मुस्कुराया। मैं आदिल अंकल जैसा पुलिस वाला बनूंगा, ताकि मैं बुरे लोगों को पकड़ सकूं और अच्छे लोगों की मदद कर सकूं। नरगिस देर तक चुप रही। उसने बच्चे को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। तो फिर खूब दिल लगाकर पढ़ना।
लेकिन याद रखना, एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ गलत लोगों को पकड़ना नहीं है, बल्कि सही लोगों की हिफाजत करना भी है। फरहान ने सिर हिलाया और फिर से लिखने लगा। घर के बाहर रामपुर का रात का आसमान तारों से भरा था। खेतों से झींगुरों की आवाजें आ रही थी। नरगिस ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उस सुकून को महसूस किया जो उसने आरिफ की मौत के दिन से महसूस नहीं किया था। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ कुछ खोने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ जो बचा है उसे संभालने के बारे में भी है। उस छोटे से घर में एक बच्चा सीने पर किताब रखे सो रहा था और एक औरत भविष्य को उन आंखों से देख रही थी जिनमें अब डर का साया नहीं था। रामपुर अब शांत हो चुका था। अब कोई रोना नहीं था, कोई चीख नहीं थी। सिर्फ दो रूहें थी जो सच्चाई के टुकड़ों से जिंदगी को दोबारा समेटना सीख रही थी। वह सच्चाई जो कभी आरिफ हुसैन नाम के एक आदमी की लाश के साथ दफन होने वाली थी। साल बदल गया। रामपुर में रातें अब ठंडी होने लगी थी। खेत के किनारे नरगिस का छोटा सा घर अब ज्यादा जीवंत लगता था। बांस की दीवारें अब लकड़ी के तख्तों से बदल दी गई थी और सामने आंगन में चमेली के फूल खिले थे जिन्हें फरहान ने खुद लगाया था। वह बच्चा अब 8 साल का था। हर सुबह वह फटे हुए जूते पहनकर स्कूल जाता, लेकिन उसके कदम मजबूत होते। वह अब दोबारा मुस्कुरा सकता था। कभी कभी स्कूल से लौटकर वह अपनी फूफी की मदद करता, धान सुखाने में या कुएं से पानी खींचने में। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। वो रातें जब फरहान जाग जाता, धीरे से अपने अब्बू का नाम पुकारता। नरगिस हमेशा उसे कसकर गले लगा लेती। तुम्हारे अब्बू, वो ऊपर से तुम्हें देख रहे हैं। एक शाम आदिल बिना बताए आ गए। उनका तबादला लखनऊ हो गया था, लेकिन वह खास तौर पर अलविदा कहने के लिए रामपुर रुके थे। नरगिस ने कॉफी पेश की, जबकि फरहान दौड़कर अपनी ड्राइंग बुक ले आया। सबसे आखिरी पन्ने पर उस बच्चे ने 3 लोगों की तस्वीर बनाई थी। एक वर्दी पहने पुलिसवाला, एक दुपट्टा ओढ़े औरत और एक छोटा बच्चा जो किताब पकड़े हुए था। ऊपर लिखा था, मेरा छोटा सा परिवार। आदिल ने उस तस्वीर को देर तक देखा। तुम बहुत होशियार हो, फरहान। चित्र बनाते रहना। बच्चा मुस्कुराया। अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी दुखी लोगों की मदद करूंगा, जैसे आपने फूफी की मदद की। आदिल ने उसका कंधा थपथपाया। यह बहुत अच्छा मकसद है। दुनिया को और ज्यादा अच्छे लोगों की जरूरत है। जब सूरज डूबने लगा, आदिल खड़ा हो गया। मुझे चलना होगा, आपा। शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ अक्सर आने दिया। नरगिस ने सिर हिलाया। उसकी आवाज नरम थी लेकिन मतलब से भरी थी। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, साहब। अगर आप न होते तो शायद सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। उन्होंने हाथ मिलाया। आदिल ने एक पल के लिए उन खेतों को देखा जो ढलती शाम की रोशनी में चमक रहे थे। यह जगह अब बदल गई है, उन्होंने कहा, लेकिन अब भी शांत है। जी, नरगिस ने धीरे से जवाब दिया। शांत है, क्योंकि सारे राज अब खत्म हो चुके हैं। जब आदिल की मोटरसाइकिल मोड़ पर गायब हो गई, नरगिस देर तक आंगन में खड़ी रही। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का एक लंबा अध्याय बंद कर दिया हो। उसके पीछे फरहान एक कागज हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया। फूफी, देखिए, मैंने एक नज्म लिखी है। नरगिस मुस्कुराई और धीरे धीरे उसे पढ़ने लगी। बच्चे की लिखाई सादी थी, लेकिन गहरी। अब्बू आसमान में सो गए, अम्मी रात में खो गई, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि फूफी मेरा घर है।
नरगिस की गालों पर आंसू ढलक आए। लेकिन इस बार यह दुख के आंसू नहीं थे। हाँ, फरहान, उसने गले लगाते हुए कहा, तुम अब बड़े हो गए हो, बेटा। तुम मजबूत हो गए हो। उस छोटे से घर पर रात धीरे धीरे उतर आई। मिट्टी के तेल का लैंप नरमी से जल रहा था। बाहर खिड़की से दो साये दिख रहे थे। एक औरत और एक बच्चा साथ साथ बैठे तस्वीरों वाली किताब पढ़ रहे थे। उनकी धीमी आवाजें रात के आसमान में उठती दुआ जैसी लग रही थी। रामपुर अब वाकई पुरसुकून था। कोई चीख नहीं थी, कोई झूठ नहीं था। बस वक्त था जो धीरे धीरे चल रहा था, एक एक करके जख्मों के निशान मिटा रहा था और नए निशान छोड़ रहा था। हिम्मत के, हमदर्दी के और उस सच्चाई के जो आखिरकार जीत गई थी। रामपुर में सुबह हमेशा हल्की धुंध के साथ शुरू होती। खिड़की से नरगिस ने फरहान को आंगन में दौड़ते हुए देखा, स्कूल के दोस्तों के साथ हंसते हुए। उन बच्चों की आवाजें ठंडी हवा को चीर रही थी, उस गांव को जिंदा कर रही थी जो कभी मातम में डूबा हुआ था। उस अदालती फैसले को 3 साल बीत चुके थे। जिंदगी चलती रही, हालांकि जख्मों के निशान उनके दिलों में बाकी थे। नरगिस अब प्राइमरी स्कूल में पक्की टीचर थी। गांव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाती थी। वह अपने नरम लेकिन सख्त और सब्र वाले मिजाज के लिए जानी जाती थी। जबकि फरहान अब 5वीं क्लास में था, होशियार और अपने टीचरों का पसंदीदा। कभी-कभी शाम ढलने पर वे बरामदे में बैठकर हरे भरे खेतों को देखते। वहां फरहान अक्सर सादे सवाल पूछता, फूफी, बुरे लोग मुस्कुरा क्यों सकते हैं? नरगिस शांति से जवाब देती, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि बिना दिल के मुस्कान में कोई रोशनी नहीं होती। बच्चा सिर हिलाता और फिर अपनी किताब में चित्र बनाने लगता। एक बार गोदाम की सफाई करते हुए नरगिस को एक पुराना फोटो फ्रेम मिला। आरिफ के परिवार की तस्वीर। वह, सलमा और छोटा फरहान। तस्वीर का रंग फीका पड़ने लगा था, लेकिन आरिफ की मुस्कान अब भी साफ थी। उसने उसे देर तक देखा, फिर उस फ्रेम को बैठक में एक छोटी सी ताक पर रख दिया। उसके सामने एक मोमबत्ती धीरे धीरे जल रही थी। उस रात फरहान के सोने के बाद नरगिस बरामदे में अकेली बैठी थी। सूखी हवा धीरे धीरे बह रही थी, अपने साथ सूखी मिट्टी की खुशबू ला रही थी। उसने तारों भरे आसमान को देखा और फुसफुसाई, भाई, तुझे सुकून मिल गया, है ना? तेरा बेटा बहुत अच्छा बन रहा है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। कुछ दूर मस्जिद से इशा की अजान की आवाज आई। नरगिस ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। वह सारा दर्द, वह तकलीफ और वह गुस्सा जिसने उसे कभी जकड़ रखा था, अब बस एक याद बनकर रह गया था। वह जानती थी कि जिंदगी को दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुधारा जरूर जा सकता है। फरहान जाग गया, आधी खुली आंखों से बाहर आया। फूफी, आप सोई नहीं? नरगिस मुस्कुराई। बस तारे देख रही थी। तुम्हारे अब्बू वही हैं। बच्चा उसकी गोद में बैठ गया, आसमान को घूरते हुए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं उन बच्चों के लिए घर बनाऊंगा जिनके माँ बाप नहीं हैं, ताकि कोई भी मेरी तरह दुखी न हो। नरगिस ने उसे कसकर गले लगा लिया। यह बहुत खूबसूरत मकसद है, बेटा। कभी यह यकीन करना मत छोड़ना कि ज़ख्मों से भी अच्छाई पैदा हो सकती है। रात गहरी हो रही थी। दूर झींगुरों और खेतों से आती हवा की आवाजें एक लंबे सफर के आखिरी गीत की तरह मिल गई थी। गांव के किनारे वह छोटा सा घर सुकून में खड़ा था। अब कोई आंसू नहीं थे, कोई राज नहीं थे।
बस एक जिंदगी थी जो वापस सादगी भरी हो गई थी, जैसे पहले थी। सच्चाई ने जख्मों को भर दिया था और सच्चे प्यार ने डर की जगह ले ली थी। रामपुर के उस आसमान के नीचे दो दिल जो कभी टूट चुके थे, अब दोबारा मुस्कुराना सीख रहे थे। एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे, जो आखिरकार रोशनी से भरा था।